हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक जो क्या है हमारा पीडियाट्रिक से है और टॉपिक हमारा है मेनिंजाइटिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेनिंजाइटिस क्या है? मेनिंजाइटिस, इसमें जो कंटेंट हमने लिया है उसमें ही हमारा है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, एटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशन और प्रिवेंशन। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन। मेनिंजाइटिस जो होता है वो क्या होता है, हमारी जो ब्रेन्स की और स्पाइनल कॉर्ड्स की जो हमारी मेम्ब्रेन्स, थिन मेम्ब्रेन्स होती है, छोटी छोटी मेम्ब्रेन्स होती है, उनमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, और ये इट इज़ मोस्ट ऑफन कॉज्ड बाय बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। ये क्या है, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया और वायरस की वजह से इन्फेक्शन कॉज होता है हमारे। और जब ये इन्फेक्शन कॉज हो जाता है तो ये मूव करता है हमारे सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड में, सीएसएफ में। और क्या है कि फंगस और पैरासाइट की वजह से भी क्या होता है, हमारा मेनिंजाइटिस कॉज हो जाता है। और मेनिंजाइटिस कॉज्ड बाय वायरस इज़ मोर कॉमन एंड यूजुअली लेस सीवियर। जो हमारा मेनिंजाइटिस है वो कॉज होता है वायरस से और ये कॉमन होता है और यूजुअली क्या होता है, लेस सीवियर होता है। फिर आता है हमारा डेफिनेशन में मेनिंजाइटिस क्या है। Meningitis is defined as an inflammation of the meninges covering the brain and spinal cord. Meningitis is the inflammation of the membrane surrounding brain and spinal cord including dura, arachnoid and pia-mater. Meningitis क्या है? Meningitis वो है हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो थिन मेम्ब्रेन्स होती है, या हमारे ब्रेन्स और स्पाइनल कॉर्ड में जो हमारी ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड एंड पिया मैटर जो हमारी मेनिंजेस है, इनमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जैसे आप पिक्चर भी देख सकते हैं। अब हमारा आता है क्लासिफिकेशन जो हमारी है उनको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है बैक्टीरियल और पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। इसमें क्या है, जो पायोजेनिक बैक्टीरियाज है वो कॉज करेंगे बैक्टीरियल और पायोजेनिक मेनिंजाइटिस को, जिसके नेम है, बैक्टीरियाज के नेम है हेमोफिलिया इन्फ्लुएंजाई और मेनिंजियोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हेमोफिलिया इन्फ्लुएंजा एंड मेनिंजियोकोकस टुगेदर अकाउंट फॉर 70% ऑफ ऑल केसेस ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। जो 70% बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के केस है उनको कौन कॉज करता है, हेमोफिलिया इन्फ्लुएंजा और मेनिंजियोकोकस, ये दोनों कॉज करते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को। और इट्स रेयरली सीन बट इट इज़ सीरियस एंड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ये क्या है, रेयरली सीन होता है पर ये क्या है, सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस कॉज करेगा हमारा वायरस, फंगी और प्रोटोजोआ, और ये क्या है, रिलेटिवली कॉमन है और लेस सीरियस है। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, जो क्या है हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है हमारा ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। फिर हमारा आता है एटियोलॉजी, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, जिसको कौन कॉज करता है, बैक्टीरियाज कॉज करते हैं, और बैक्टीरियाज की नेम है इश्चिया कोलाई, स्यूडोमोनास एरुगिनोसा, नेक्स्ट है क्लेब्सिला एरोजीन्स, स्ट्रेप्टोकोकस फिकैलिस, स्टेफाइलो ओरियस एंड बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। दीज ऑर्गेनिज्म कॉज मेनिंजाइटिस इन न्यूनेट्स। ये जितने भी हमारे बैक्टीरियाज है ये क्या करते हैं, कॉज करते हैं मेनिंजाइटिस को छोटे बच्चों में, बेबीज़ में। इन इन्फेंट्स अबव एज ऑफ 3 मंथ, जो 3 मंथ से ज़्यादा वाले बच्चे जो होते हैं उनमें क्या है, मेनली ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकोकाई, मेनिंजियोकोकाई एंड सर्टेन वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ जो है वो कॉज करते हैं मेनिंजाइटिस को। नेक्स्ट है हमारा प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, जिसमें क्या है, कंडीशन दैट प्री डिस्पोज टू मेनिंजाइटिस आर, जिन बच्चों में इम्यूनिटी, जो बच्चे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेते हैं उनमें क्या होता है, मेनिंजाइटिस कॉज होने के चांसेस रहते हैं। पेशेंट विद डायबिटीज़ मेलाइटस एंड मेलिग्नेंसीज, उन पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ मेलाइटिस और मेलिग्नेंसीज होती है उन पेशेंट में भी क्या है, ये मेनिंजाइटिस के फैक्टर शो होते हैं।
फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट लाइक बेबीज़ ऑफ HIV पॉजिटिव मदर, अगर बेबीज़ में जो मदर है वो HIV पॉजिटिव है, क्या होगा, उनका जो इम्यून होगा वो बहुत, इम्यूनिटी जो होती है वीक होती है, उनको भी क्या हो जाएगा, मेनिंजाइटिस इजीली कॉज हो जाता है। मेनिंजाइटिस में फॉलो ट्रॉमा, इन्वेसिव प्रोसीजर, लंबर पंक्चर एंड पेनिट्रेटिंग हेड वुंड्स। मेनिंजाइटिस जो है वो फॉलो करता है ट्रॉमा, इन्वेसिव प्रोसीजर, लंबर पंक्चर एंड पेनिट्रेटिंग हेड वुंड्स को। और मेनिंजाइटिस कॉमन इन इन्फेंट्स, जो मेनिंजाइटिस है वो कॉमन होता है इन्फेंट्स में एंड यंग चिल्ड्रंस में, बिकॉज देयर इम्यून मैकेनिज्म इज़ इमेच्योर। जैसे मैंने पहले भी बताया, जिन बच्चों की इम्यूनिटी जो वीक होती है उन बच्चों को होगा, या अडल्ट्स हैं उनमें भी अगर उनकी इम्यूनिटी वीक है तो उनको भी मेनिंजाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है पैथोफिजियोलॉजी। इन्फेक्शन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक नेजोफेरिंग्स। ये क्या है, किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन स्टार्ट होगा, लाइक नेजोफेरिंग्स हमारे नोज़ के थ्रू। ऑर्गेनिज्म इन्वेड सराउंडिंग ब्लड वेसल्स, जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें, उनकी सराउंडिंग्स में चला जाएगा। उसके बाद जो थ्रू ब्लड ऑर्गेनिज्म एंटर CSF, जो हमारा ब्लड है वो हमारी बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेशन होता है हमारे ब्लड का, तो ब्लड के थ्रू जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एंटर करेगा सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड में, CSF में। फिर इन्फेक्शन स्प्रेड होगा थ्रू सब एरेक्नॉइड स्पेस में, जो हमारा इन्फेक्शन है वो फैलेगा सब एरेक्नॉइड स्पेस में। फिर उसके बाद क्या है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट होगा और ये क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा CSF एक्सुडेशन इन वेंट्रिकल्स। क्या जो हमारी CSF की जो वेंट्रिकल्स, हमारी जो वेंट्रिकल्स होगी उनमें क्या कर देगा, CSF का एक्सुडेशन जो है वो इंक्रीज़ कर देगा। फिर इंटरफेयर इन CSF फ्लो थ्रू वेंट्रिकुलर एक्विडक्ट, जो हमारा CSF फ्लो था उसमें क्या होगा, थ्रू वेंट्रिकुलर एक्विडक्ट के थ्रू क्या होगा, इंटरफेयर होगा हमारे CSF में, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड फ्लो में। फिर उसके बाद आएगा हमारा क्या, इंटरफेयर होगा हमारा CSF में थ्रू किसके, वेंट्रिकुलर फ्लो एक्विडक्ट के, ठीक है। फिर हमारा आता है थ्रोम्बोफेलिबाइटिस ऑफ सेरिब्रल वेसल्स। फिर क्या हो गया, थ्रोम्बोफेलिबाइटिस ऑफ सेरिब्रल वेसल्स। इसमें क्या होता है, थ्रोम्बोफेलिबाइटिस जो होता है ये क्या करता है, जो भी हमारा ब्लड जो हमारा फ्लो होता है उसमें क्या होता है, उसमें कोई थ्रोम्बस फॉर्मेशन कर देता है, ब्लड क्लॉट कर देगा, और ब्लड क्लॉट होने की वजह से किसी भी एक वेन में या एक से ज़्यादा वेन्स में क्या होता है, क्लॉटिंग हो जाएगी या थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर अमाउंट में ब्रेन तक नहीं जाएगा, इस वजह से क्या है, हमारे ब्रेन में इन्फ्लामेशन कॉज करेगा ये। फिर इन्फेक्शन ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इन्फेक्शन कहाँ पे होगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, सेरिब्रल जो है उसको डैमेज कर देगा ये, और जो हमारी क्रेनियल नर्व्स है वो भी क्या है, अफेक्टेड हो जाएगी। पैथोफिजियोलॉजी के बाद हमारे आते हैं क्लिनिकल फीचर्स। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्लिनिकल फीचर्स हमारे हैं न्यूनेट्स के लिए। न्यूनेट्स में हमारे क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स शो होंगे। फर्स्ट है पुअर फीडिंग, सेकंड वॉमिटिंग, फिर है हमारा डायरिया, लेथार्जी, वीक क्राई, स्लीपीनेस। बच्चा जो है वो पुअर फीड करेगा, बहुत कम फीडिंग लेगा रेगुलर बेसिस के अकॉर्डिंग। वॉमिटिंग जो है, वॉमिटिंग होगी बेबी को, डायरिया होगा और उसको लेथार्जीनेस, बहुत ही लेथार्जी फील होगा, वीक फील होगा, वीक क्राई करेगा, मतलब बहुत धीरे से रोएगा। स्लीपीनेस, उसको जो बेबीज़ होंगे उनको क्या है, स्लीपीनेस होगा, बहुत ज़्यादा नींद आएगी। प्रेजेंस ऑफ फुल फॉन्टेनल मीन्स क्या है, फुल फॉन्टेनल मीन्स क्या है, जो हम बच्चों का जो हेड होता है उसमें क्या है, फील होगा वो फिर्म एंड वेरी स्लाइटली कर्व्ड इनवर्ड टू द टच। जब हम उसको टच करेंगे तो वो क्या है, स्लाइटली कर्व्ड हो के ऐसे अंदर को जाएगा। जो बच्चों के हेड के ऊपर जो छोटा सा पार्ट होता है बीच सेंटर में, वहाँ पे अगर हम टच करेंगे तो वो क्या होता है, उनका जो
जैसे हमने उसको टच करा तो क्या होता है, इनवर्ड अंदर की तरफ मूव करता है, ठीक है। और फिर हमारा आता है क्लिनिकल फीचर्स इन इन्फेंट्स ओल्डर देन 3 मंथ्स। 3 मंथ से ज़्यादा जो बच्चे होते हैं उनमें क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे। फर्स्ट है हमारा फीवर, इरिटेबिलिटी, पुअर फीडिंग। फीवर होगा, इरिटेबिलिटी होगी, बच्चे को बहुत इरिटेट सा फील होगा। पुअर फीडिंग होगी, इसमें भी वॉमिटिंग होगी। हाई पिच क्राई, बहुत तेज़ से रोएगा। सीजर्स आएंगे। बल्जिंग फॉन्टेनल। बल्जिंग फॉन्टेनल क्या है, इसमें क्या होता है, जो बच्चे का फॉन्टेनल होता है, मतलब जैसे अभी मैंने पहले भी बताया कि जो बेबीज़ का हेड है उसमें एक सॉफ्ट पार्ट होता है बेबीज़ का, उसमें क्या होगा, जो वो सॉफ्ट पार्ट है उसमें जो फ्लूइड है वो बिल्डअप हो जाएगा। फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। उससे क्या होगा, जब फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा उससे ब्रेन स्वेलन अप हो जाएगा और वो कॉज करेगा प्रेशर इनसाइड द स्कल। फिर हमारा आता है न्यूट्रल रिजिडिटी। न्यूट्रल रिजिडिटी में क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेंसेशन ऑफ सोरनेस। ये क्या है, सोरनेस और डिस्कम्फर्ट टाइप का सेंसेशन होता है हमारे नेक में। जो बेबीज़ का जो नेक होता है उसमें उनको सोरनेस और डिस्कम्फर्ट फील होता है। वो क्या है, अपना हेड ना साइड टू साइड मूव करने में उनको प्रॉब्लम होती है और जो उनकी नेक होती है वो स्टिफ हो जाती है, एक ही जगह स्टिफ हो जाती है, तो उनको डिस्कम्फर्ट होता है। फिर आता है हमारे क्लिनिकल फीचर्स इन चिल्ड्रन ओल्डर देन 3 ईयर्स। 3 ईयर्स से ज़्यादा के जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें क्या साइन एंड सिम्टम्स शो होंगे। फीवर, चिल्स एंड मैलेज बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से फीवर, चिल्स और मैलेज होगा। इन्फेक्शन होता है जब भी हमें किसी को भी इन्फेक्शन होता है तो फीवर होता ही होता है। हेडेक, वॉमिटिंग एंड पेप्लियो एडिमा। पेप्लियो एडिमा क्या है, रेयरली सीन होता है जब हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता है, तो पेप्लियो एडिमा रेयरली सीन होगा, ठीक है। फिर हमारा है साइन ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन लाइक न्यूट्रल रिजिडिटी। न्यूट्रल रिजिडिटी होगी बेबी में। पॉजिटिव ब्रेजेंस्की साइन विद पेशेंट इन सुपाइन पोजिशन ऑन पॉजिटिव फ्लेक्शन ऑफ नेक देयर इनवॉलेंट्री बेंडिंग ऑफ हिप एंड नीज। जो पेशेंट है वो सुपाइन पोजिशन में होगा और जो उसका नेक है, जो भी हमारा बेबी है उसकी जो नेक है वो फ्लेक्शन में होगी। और इनवॉलेंट्री बेंडिंग ऑफ हिप एंड नीज। नीज की क्या है, इनवॉलेंट्री बेंडिंग, और हिप और नीज की इनवॉलेंट्री बेंडिंग होगी, कराएंगे, ठीक है। पॉजिटिव कर्निंग साइन में क्या है, विद पेशेंट इन सुपाइन पोजिशन एंड हिप फ्लेक्स्ड। जो उसके हिप है वो फ्लेक्स्ड होगे। पैसिव स्ट्रेटनिंग ऑफ द लेग। लेग की क्या है, पैसिव स्ट्रेटनिंग होगी। एट नीज, जो क्या है हमारे लेग को हम पैसिवली स्ट्रेटनिंग करेंगे, हमारी लेग और नी की स्ट्रेटनिंग कराएंगे, जो कॉजेज एक्टिव रेजिस्टेंस एंड बैक पेन। जो कॉज करेगा एक्टिव रेजिस्टेंस एंड बैक पेन, ठीक है। ब्रेजिंस्की और कनिंग साइन में आप पिक्चर्स देख सकते हैं। ये हमारा ब्रेजिंस्की साइन है और ये हमारा कनिंग साइन है। फिर हमारा 4th पॉइंट है ओपिस्थोटोनस पोजिशन। इसमें a spasm in which the back and extremities arc backward so that the body rests on head and heels। जो हमारा बैक एक्सट्रीमिटीज़ आर्क जो है वो बैकवर्ड होगा और वो रेस्ट करेगा हमारे हेड और हील्स पे, ठीक है। इसमें सब पॉइंट है फोटोफोबिया, डिप्लोपिया एंड अदर विजुअल प्रॉब्लम्स ड्यू टू क्रेनियल नर्व इरिटेशन। फोटोफोबिया, डिप्लोफोबिया ये क्या होगा, और अदर विजुअल प्रॉब्लम्स जो होगी वो ड्यू टू क्रेनियल नर्व्स इरिटेशन की वजह से होगी। जो हमारी मेनिंजाइटिस क्या है, हमारी ब्रेन की मेनिंजेस को अफेक्ट कर रहा है, तो ये हमारी जो क्रेनियल नर्व्स होती है उनको भी अफेक्ट कर रहा है। तो इस वजह से क्या है, हमें फोटोफोबिया हो सकता है, डिप्लोफोबिया हो सकता है, और भी जो हमारी विजुअल कंडीशन में अदर प्रॉब्लम्स आती है वो भी क्या हो सकती है, लीड्स हो सकती है, कॉज हो सकती है। फिर है डिलीरियम, डीप कोमा और स्टूपर ड्यू टू सेरिब्रल एडिमा एंड इंक्रीज्ड आईसीपी। डिलीरियम हो सकता है, जो बेबी है वो डीप कोमा मतलब बहुत टाइम के लिए कोमा में जा सकता है, और स्टूपर हो सकता है ड्यू टू क्या, सेरिब्रल एडिमा जो है वो हमारा
सेरिब्रल एडिमा की वजह से हो सकता है, और जो हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसके इंक्रीज होने की वजह से हो सकता है। इन वायरल मेनिंजाइटिस देयर में बी, वायरल मेनिंजाइटिस में क्या क्या हो सकता है? जनरलाइज्ड माइल्जिया, फेरेंजाइटिस हो सकता है, मैक्युलोपॉपुलर स्किन रैशेज हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, लंबर पंक्चर। फर्स्ट हमारा लंबर पंक्चर है। लंबर पंक्चर क्या है? ये क्या करेगा? शो करेगा एलिवेटेड प्रेशर जो है हमारा उसको शो करेगा। सीएसएफ एग्जामिनेशन में क्या है? जो सीएसएफ है वो क्या शो करेगा? क्लाउडी और मिल्की। सीएसएफ में जो हमारा सीएसएफ फ्लूइड होगा वो क्लाउडी और मिल्की शो करेगा, या क्लाउडी है या मिल्की है ये शो होगा। डब्ल्यूबीसी काउंट जो होंगे वो रेज हो जाएंगे, और इसमें जो प्रोटीन लेवल है वो हाई हो जाएगा, और ग्लूकोज लेवल जो हमारा होता है वो डिक्रीज़ हो जाएगा बिलो 30 mg। देन हमारा आता है सीएसएफ कल्चर। सीएसएफ कल्चर जो है वो पॉजिटिव होगा अनलेस द कॉज इज़ वायरल। ठीक है। ब्लड एग्जामिनेशन जो है, ब्लड एग्जामिनेशन हम करेंगे उससे हमें ल्यूकोसाइटोसिस के बारे में पता चलेगा, जिससे क्या ल्यूकोसाइटोसिस में क्या हमें पता चलेगा कि इन्फेक्शन क्यों कॉज हुआ है, और ल्यूकोसाइटोसिस का लेवल हमें पता चल जाएगा। फिर आता है हमारा ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर में भी पॉजिटिव, ब्लड कल्चर जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है। फिर हमारा आता है सीटी स्कैन और एमआरआई, जिससे हमारा ये क्या बताएगा? हमारा हाइड्रोसिफेलस के बारे में बताएगा। जैसे मैंने बताया था आपको, न्यूट्रल रिजिडिटी में बताया था और बल्जिंग फोंटेनल में बताया था, उसके बारे में हमें किससे पता चलेगा? सीटी स्कैन एमआरआई से भी पता चल जाएगा। फिर हमारा आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हमारा फर्स्ट है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट स्टार्टेड विथ एंटीबायोटिक्स। जो हमारा ट्रीटमेंट है वो एंटीबायोटिक से स्टार्ट होता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिपोर्ट ऑफ सीएसएफ। जो हमारी सीएसएफ की रिपोर्ट है, कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्ट है हमारी सीएसएफ की, उससे क्या है हम उसके बेसिस पे हम जो भी पेशेंट है, जो भी चिल्ड्रन है, उसको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब, फिजिशियन जो है वो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कराते हैं। तो इसमें क्या है देते हैं हम? फर्स्ट एंटीबायोटिक्स जो है जो इसमें यूज होती है, फर्स्ट है पेनिसिलिन विथ थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। पेनिसिलिन जो हमारी है एंटीबायोटिक है, थर्ड जनरेशन में सिफेलोस्पोरिन देंगे। और वैंकोमाइसिन थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन इफ़ पेनिसिलिन रेजिस्टेंस इज सस्पेक्टेड। अगर पेनिसिलिन जो है वो रेजिस्ट कर रही है तब हम देंगे वैंकोमाइसिन थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। ठीक है। सेफ्ट्रियाक्सोन विद अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ठीक है। ये हमारी एंटीबायोटिक्स है जो हम जो भी फिजिशियन है वो प्रिस्क्राइब करेंगे तब हम किसी भी बेबी को ये क्या है, ये एंटीबायोटिक्स देंगे। फिर आता है हमारा ड्यूरेशन ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी। ड्यूरेशन कब तक एंटीबायोटिक थेरेपी चलेगी? तो 7 to 14 days डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके उस पर डिपेंड करता है हमें कितने टाइम के लिए एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है नहीं या फिर नहीं देनी है। 7 to 14 days डिपेंड करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के टाइप पे। 7 to 14 days तक तो हम देते ही हैं। 3 weeks इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया जो है वो ग्राम नेगेटिव है तो क्या है, हम 3 weeks तक एंटीबायोटिक प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट है सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। इसमें क्या है? सीजर मैनेजमेंट। फर्स्ट है सीजर मैनेजमेंट। सीजर मैनेजमेंट में क्या है? फॉर कंट्रोलिंग सीजर्स। क्या है इसमें? हमने क्या करना है? कंट्रोल करना है सीजर्स को। फेनोबार्बिटोन 10 mg इज़ गिवन इंट्रावेनसली। आईवी के थ्रू हम क्या देंगे? फिनोबार्बिटोन 10 mg देंगे हम आईवी के थ्रू। फिर नेक्स्ट है डिलेंटिन कैन ऑल्सो बी गिवन इन डोज ऑफ 7 mg पर kg बॉडी वेट। 7 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम डिलेंटिन देंगे। और डाइजीपैम 2.5 mg में बी गिवन टू रिड्यूस रेस्टलेसनेस हो रही है उसमें हम क्या देंगे? डाइजीपैम 2.5 mg हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे ये ड्रग्स। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी। जो हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है, उसको हो रहा है, उसको हम कैसे मेंटेन, उसका कैसे मैनेजमेंट करेंगे, कैसे उसको मेंटेन करेंगे। इसमें हम मैनिनटॉल देंगे 0.5 mg पर kg बॉडी वेट। 20% सॉल्यूशन इज़ एन एडमिनिस्टर्ड। 20% जो सॉल्यूशन में हम मैनिनटॉल देंगे। और फिर है फ्रूसामाइड 1 mg पर kg बॉडी वेट में बी गिवन। ये भी हम दे सकते हैं, फ्रूसामाइड 1 mg पर kg बॉडी वेट। फिर है नेक्स्ट फीवर एंड हेडेक। फीवर एंड हेडेक के लिए हम क्या देंगे, एस्प्रिन और एसिटामिनोफेन दे सकते हैं, जिससे क्या है, जो भी हमारा फीवर और हेडेक हो रहा है पेशेंट को, वो रिड्यूस हो सके, मैनेज हो सके। नेक्स्ट हमारा आता है सपोर्टिव केयर। इसमें हमें जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, अगर हम आईवी फ्लूइड देंगे तो क्या होगा, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस है वो हमारा मेंटेन रहेगा। फिर मॉनिटरिंग ऑफ न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। जो भी पेशेंट है उसकी हमें मॉनिटर करनी है, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस उसकी कैसी है, कैसा उसका रिस्पॉन्स है। पेशेंट विद सेप्टिक शॉक रिक्वायर वैसो एक्टिव ड्रग लाइक एफिनेफ्रिन एंड डोपामिन। जो हमारा पेशेंट है अगर वो सेप्टिक शॉक में है तो उसको हम रिक्वायर करते हैं, हम उसको वैसो एक्टिव ड्रग्स जिस लाइक एफिनेफ्रिन एंड डोपामिन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें क्या है, फर्स्ट है आइसोलेट द चाइल्ड। जो भी हमारा चाइल्ड है उसको हमें आइसोलेट करना है। जो भी नर्स है वो चाइल्ड को आइसोलेट इसलिए करेगी जिससे क्या हो, जो भी अदर पेशेंट जो भी वार्ड में हैं उनको इन्फेक्शन कॉज ना हो पाए, इसलिए क्या है, चाइल्ड को आइसोलेट करना है। और जो भी उसके फैमिली मेम्बर हैं उनको प्रॉपर हैंड हाइजीन के बारे में बताना है और उनको आइसोलेशन टेक्निक्स के बारे में नर्स जो है वो गाइड करेगी, और कैसे पेशेंट के साथ उनको किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से पेशेंट के आसपास जाना है, ये सब के बारे में क्या है, नर्स गाइड करेगी। फैमिली के जो भी पेशेंट की फैमिली है उनको गाइड करेगी। ठीक है। नोबडी विद अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन शुड अटेंड द चाइल्ड। जैसे अगर पेशेंट की फैमिली में किसी को भी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, कोई भी जैसे मान लो कफिंग वगैरह हो गई, या फिर किसी को अस्थमा है, तो जो वो पेशेंट है उनको हम पेशेंट के पास जाने से मना करेंगे, क्योंकि क्या है, मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन इजीली कॉज हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। जो भी ड्रग्स हैं एडमिनिस्टर करेंगे हम पेशेंट को एज प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन। जो भी फिजिशियन ने ड्रग्स पेशेंट के लिए लिखी है वो हमें प्रिस्क्राइब करनी है। जो भी प्रिस्क्राइब करी है डॉक्टर ने पेशेंट के लिए, वो क्या है, नर्स उससे क्या है, पेशेंट जो भी हमारा पेशेंट है उसको मैनेज करेगी और ड्रग्स को प्रॉपर टाइम टू टाइम पेशेंट को प्रोवाइड करेगी ड्रग्स। इसमें क्या आता है, एंटीबायोटिक और एंटी कन्वल्सेंट। इसमें क्या आता है, एंटीबायोटिक एंड एंटी कन्वल्सेंट। इसमें एंटीबायोटिक एंड एंटी कन्वल्सेंट शुड बी एडमिनिस्टर्ड एज प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन। जो भी फिजिशियन है वो एंटीबायोटिक और एंटी कन्वल्सेंट जो ड्रग्स है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। इंट्रावेनस एंटीबायोटिक आर गिवन फॉर मिनिमम 7 to 10 days। 7 to 10 days जो हमारी ये एंटीबायोटिक्स हैं इनको हम देंगे इंट्रावेनसली। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कंट्रोल सीजर्स एंड प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम इंजरी। तो इसमें क्या है, हमें जो भी पेशेंट है उसके कॉन्शियसनेस लेवल को मॉनिटर करना है, और साइड रेल्स जो है बेड की जो साइड रेल्स होती हैं उनको अप करना है, और जो पैडेड होते हैं और जो भी पैडेड टू प्रिवेंट फॉल्स, जब भी बच्चे को गिरने से बचाना है, इसलिए हमें जो बेड की साइड रेल्स होती है उनको अप करना है। और क्या है, और जो भी हमारा चिल्ड्रन है या बेबी है उसको हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है। ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे सीजर्स कंट्रोल हो गए और प्रोटेक्ट कर पाएंगे हम चाइल्ड को किसी भी इंजरी से। फिर हमारा आता है मेंटेन फ्लूइड इनटेक एंड न्यूट्रिशन। इसमें क्या है, जो चाइल्ड होता है वो अनकॉन्शियस होता है और इंट्रावेनसली फ्लूइड्स हम उसको देते हैं। न्यूट्रिशन जो भी उसकी बॉडी के लिए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती है वो हम आईवी के थ्रू बेबी को प्रोवाइड करते हैं। फिर इसमें और है
चाइल्ड्स कंडीशन परमिट्स देन नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग। जो चाइल्ड होते हैं उनको हम नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग भी करा सकते हैं अगर नीड है तो। मेंटेन इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड टू असेस फॉर एनी फ्लूइड रिटेंशन। जो भी हमारा इनटेक एंड आउटपुट चार्ट है उसको हमें मेंटेन करना होता है, नर्स को मेंटेन करना होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमने किस टाइम पे कितना फ्लूइड दिया और कितना इनटेक किया पेशेंट ने और कितना आउटपुट आया पेशेंट का। फिर हमारा आता है व्हेन ओरल फीड्स आर स्टार्टेड। अगर हम ओरल फीड कराते हैं, जो डाइट है वो रिच इन प्रोटीन और कैलोरीज और विटामिन से क्या होनी चाहिए, उसमें जो भी हम ओरली अगर हम फीड करा रहे हैं पेशेंट को, तो जो भी हम उसको डाइट प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, वो उसमें प्रोटीन, कैलोरीज और विटामिन्स होने चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा आता है प्रोवाइड कंफर्ट एंड रेस्ट। पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करना है, उसे टाइम टू टाइम स्लीप हो मिलनी चाहिए और पिलो प्रोवाइड कराने हैं। जो भी उसके अगर पेशेंट इरिटेट हो रहा है तो उसका माइंड डाइवर्ट करना है और उसे कूल एंड काम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। पैसिव एक्सरसाइज करानी है चिल्ड्रन को और कंफर्ट मेजर्स जो भी है, माउथ केयर देनी है, चेंजिंग पोजीशन जो है उसकी बेबी की पोजीशन टाइम टू टाइम चेंज करनी है, जिससे क्या है हमारा बेड सोर प्रिवेंट हो सके। और एयर और वाटर मैट्रेस का हमें यूज़ करना है और बेबी की स्किन क्लीन करनी है और ड्राई करनी है टाइम टू टाइम। एंड इसमें नेक्स्ट आता है मॉनिटर द चाइल्ड्स कंडीशन। इसमें हमें जो नर्स है उसको वाइटल साइन लेने होंगे पेशेंट के। वाइटल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जो हमारी नर्स होगी वो वाइटल साइन लेगी। शुड बी मॉनिटर्ड फ्रीक्वेंटली, टाइम टू टाइम हमें क्या है वाइटल साइन लेने हैं। और न्यूरोलॉजिकल जो स्टेटस होगी पेशेंट की और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होगा वो भी हमें फ्रीक्वेंटली चेक करते रहना है। असेस द फोंटेनल्स एंड मेजर्स हेड सरकमफ्रेंस डेली। जो फोंटेनल्स है और हेड सरकमफ्रेंस है वो क्या है डेली चेक करना होगा। और मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ हेड सरकमफ्रेंस ऑफ द चाइल्ड। और रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा हेड के सरकमफ्रेंस का। जो चाइल्ड है उसके हेड का जो सरकमफ्रेंस है उसका हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है। एन इंक्रीज इन हेड सरकमफ्रेंस इंडिकेट्स डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोसिफेलस। अगर हेड सरकमफ्रेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, वो क्या इंडिकेट करेगा, डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोसिफेलस, वो इंडिकेट करेगा हाइड्रोसिफेलस का। फिर हमारा आता है पेरेंटल गाइडेंस एंड सपोर्ट। इसमें जो भी नर्स है उसको इन्फॉर्म करना होगा पेरेंट्स को अबाउट द चाइल्ड कंडीशन एंड चाइल्ड डिजीज़ के बारे में। पेशेंट के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना होगा नर्स को। ठीक है, जो भी नर्स है वो पेशेंट के जो पेरेंट्स हैं उनको जो भी बेबी है उसकी डिजीज़ और उसकी कंडीशन के बारे में बताएगी। फिर इफ़ द चाइल्ड डेवलप्स डेफिशिएंट्स टीच देम अबाउट केयर ऑफ द चाइल्ड एट होम। जो भी क्योंकि छोटा बेबी होगा तो वो उसको तो हम गाइड नहीं कर पाएंगे उसकी होम केयर के लिए। तो जो भी पेशेंट है हमारा बेबी, उसके फैमिली मेम्बर्स में जो भी उसके मदर फादर होंगे या जो भी उसका केयर गिवर होगा उनको हमें उसकी होम केयर के बारे में प्रॉपर गाइडेंस करनी है। फिर हमारा आता है रेफरल आर मेड एज नेसेसरी टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द चाइल्ड एंड फैमिली। जब पेशेंट का जब डिस्चार्ज होता है तो उन्हें हमें फॉलोअप के लिए बोलना है और नेसेसरी होता है प्रोवाइड सपोर्ट टू द चाइल्ड एंड फैमिली को और चाइल्ड को सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है नर्स को। सो नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्प्लिकेशन में हमारा मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट रिकवर विदाउट परमानेंट डेफिशिएट। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट क्या होती है विदाउट परमानेंट, इसमें क्या होता है जो मेजॉरिटी है पेशेंट की रिकवर हो जाते हैं विदाउट परमानेंट डेफिशिएट के। ठीक है, सबड्यूरल हेमाटोमा डेवलप्स होता है 50% ऑफ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 18 मंथ्स। जो 18 मंथ्स वाले जो चिल्ड्रंस होते हैं या बेबीज़ होते हैं उनमें क्या है सबड्यूरल हेमाटोमा डेवलप्स हो सकता है। 50% चांसेस होते हैं, 50% चांसेस नहीं होते, 50% सबड्यूरल हेमाटोमा जो है वो डेवलप होता है 50%
चिल्ड्रंस में डेवलप हो जाता है अंडर द एज ऑफ 18 मंथ्स, ठीक है। और इट में रिजॉल्व विदाउट ट्रीटमेंट, और ये विदाउट ट्रीटमेंट रिजॉल्व नहीं होता, विदाउट ट्रीटमेंट ये ख़त्म नहीं हो पाता, ठीक है। फिर आता है अदर कॉम्प्लिकेशन जो है सबड्यूरल, अदर कॉम्प्लिकेशन में हमारा है सबड्यूरल इफ्यूज़न, सेरिब्रल इन्फाक्शन, और फिर है क्रेनियल नर्व पाल्सीज इंक्लूडिंग डीफनेस एंड ऑप्टिक न्यूराइटिस, एंसेफेलाइटिस हो जाएगा, एंडोकार्डाइटिस हो जाएगा, ब्रेन एब्सेस हो जाएगा, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन, और हाइड्रोसिफेलस। ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। अगर मेनिंजाइटिस को हमने सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया और प्रिवेंट नहीं किया तो क्या है, ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। प्रिवेंशन, रूटीन इम्यूनाइजेशन। रूटीन इम्यूनाइजेशन क्या है, प्रिवेंट हेल्पफुल होता है प्रिवेंट करने के लिए मेनिंजाइटिस को। और वैक्सीनेशन अगेंस्ट मीजल्स, मम्स, पोलियो, मेनिंजोकोकस एंड न्यूमोकोकस ऑर्गेनिज्म प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम मेनिंजाइटिस कॉज्ड बाय दीज ऑर्गेनिज्म। जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनसे क्या है, हमारे मम्स, पोलियो जैसी, मीजल्स जैसी क्या होती है, डिजीज़ कंडीशन हो सकती है। इसलिए हमें बेबीज़ को प्रॉपर इम्यूनाइजेशन, बेबीज़ का प्रॉपर इम्यूनाइजेशन कराना चाहिए। और वैक्सीनेशन, प्रॉपर वैक्सीनेशन जो भी चार्ट होता है वो मेंटेन करना चाहिए हमें बेबीज़ का, ठीक है। 3 डोजेज ऑफ HIV वैक्सीन शुड बी गिवन टू द चाइल्ड। जो 3 डोजेज है HIV वैक्सीन के वो हमें चाइल्ड को देने होते हैं और ये हम क्यों देते हैं, ये क्या है, ये प्रिवेंट करता है अकरेंस ऑफ मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस को होने से प्रिवेंट करेगा। सो एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। सो थैंक यू गाइज। एंड जो अभी नए आए हैं हमारे चैनल पे वो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे या PDF चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल ID मेंशन करूँगी, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और ईमेल करोगे आप तो मैं आपको नोट्स का जो PDF होगा वो मैं सेंड कर दूँगी, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग अस। सो स्टे ट्यून विद आवर चैनल।